दोस्तों, क्या शाह को इस बात का अंदाजा था कि वो जिस टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ने में लगे हैं, पता नहीं वो तोड़ पाएंगे भी कि नहीं। मगर दूसरी तरफ उनको अपनी सहयोगी पार्टियों के 23 सांसदों से हाथ धोना पड़ सकता है। आखिर क्यों मानकर बैठे हैं कि इस देश में वही इकलौते राजनीति के चाणक्य हैं, जबकि उनसे बड़ा चाणक्यगिरी का कदम उन्हीं के सहयोगी पार्टियों ने दिखा दिया। मतलब शाह के पास संसद के लोकसभा में बीजेपी को 272 के नजदीक ले जाने के लिए वो चले थे टीएमसी की 29 में से 20 को हथियाने, मगर यहां तो 7+16 सांसदों के खिसकने का समय आ गया। बड़ा दिलचस्प मोड़ है दोस्तों देश की राजनीति में। दोस्तों, इसी को कहते हैं समय का पहिया घूमना। वक्त बदलता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है, अति ज्यादा दिनों तक चलता नहीं। तो भाजपा और ऑपरेशन लोटस विपक्षियों को धराशायी कर तोड़फोड़ करने के लिए एक्टिव होता रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए बीते 12 वर्षों से कभी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, कभी शरद पवार की एनसीपी, कभी केजरीवाल की आप, यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पार्टी के बड़े नेताओं और राहुल प्रियंका के खासम खास तक रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को, नेताओं को तोड़ डाला। कांग्रेस के कई बड़े नेता जिन्हें वो भ्रष्टाचारी कहते हुए जेल भेजने की बात कहते थे, उन्हीं को तोड़कर भाजपा में लाकर सीएम तक बना डाला। दोस्तों, हाल में टीएमसी तोड़कर उसे तहस नहस कर दिया गया, मगर ये भूल गई बीजेपी कि जो वो दूसरों के साथ करती है वो उसके साथ भी वापस हो सकता है। अब कुछ वैसा ही हो रहा है जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हो चुकी है, आंध्र प्रदेश में भी होने की सुगबुगाहट है। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में एनडीए में टूट की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, उसका क्लाइमैक्स भी हो चुका है, ऐलान सिर्फ होना आधिकारिक तौर पर बाकी है। मतलब एक तरफ शाह बंगाल में टीएमसी के विधायकों को तोड़ने के बाद सांसदों को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की सहयोगी पार्टी टूट चुकी है। तो फिर आधिकारिक ऐलान कब होगा? अब देखिए ना, जो शिवसेना साल 2022 में अपनी मजबूती के चरम पर थी, राज्य की सत्ता संभाल रही थी, आज वो बिखराव के इस दौर से गुजरने के बाद टूट का ऐलान करने जा रही। 4 साल पहले हुई बगावत ने उद्धव ठाकरे से न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी, बल्कि पार्टी को भी दोफाड़ कर दिया था। लेकिन अब जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक दायरा बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, वैसे वैसे शिवसेना के दोनों धड़ों में एक बार फिर करीब आने की न सिर्फ जमीन तैयार कर दी। भले ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाला गुट फिलहाल सत्ता का सुख भोग रहा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके नेताओं को भी अब ये महसूस हो चुका है और वो मान चुके हैं कि उन्हें धीरे धीरे कमजोर करने की रणनीति भाजपा कामयाब होती जा रही है। तो क्या महाराष्ट्र से हो रही शुरुआत भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार के लिए ताबूत में पहली कील ठोकने जैसा माना जा रहा है? यानी कि उद्धव और एकनाथ शिंदे ने मोदी शाह की उस स्क्रिप्ट को फाड़ दिया जिसमें शिंदे की शिवसेना की स्पेस को भाजपा हथियाने में लगी थी। अब इस बुगाहट की शुरुआत इसके दोनों धड़ों के नेताओं के बयानों और हरकतों ने सब कुछ साफ कर दिया। हाल में ही शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार ने बीजेपी पर जिस अंदाज में निशाना साधा, उनके बेटे तो महायुति गठबंधन में होने के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए। दोनों ही गुटों के नेताओं को अब यह समझ आने लगा कि उनका असली मुकाबला एक दूसरे से नहीं है, बल्कि बीजेपी की विस्तारवादी नीति से है। और इन 4 वर्षों में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम, निशान, विधायक, बीएमसी जैसी मजबूत संस्थाएं खो दी हैं। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम के पद पर डिमोशन कर दिया गया। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद बदले हुए समीकरण में अब दोनों धड़ों के वरिष्ठ नेताओं को लगने लगा है कि अगर वो अस्तित्व बचाना चाहते हैं तो फिर उन्हें आपसी मतभेद भुलाकर के साथ आना ही होगा। और इस एकजुटता की वकालत करने वालों में दोनों ही तरफ के बड़े चेहरे शामिल हैं। शिंदे गुट के अब्दुल सत्तार के साथ साथ उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने भी खुले तौर पर मान लिया कि आज दोनों धड़ों के मिलने का समय आ चुका है और दोनों धड़ों का मिलना वक्त की जरूरत है। दानवे ने बहुत ही सीधे शब्दों में बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को निगलने का उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ प्रतिद्वंदी की तरह नहीं, बल्कि दुश्मन की तरह व्यवहार करती है। ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु में थलपति विजय ने कहा था कि
हमारी प्रतिद्वंदी है AIADMK और DMK राजनीतिक तौर पर, मगर बीजेपी राजनीतिक तौर पर शत्रु है, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है। बीजेपी की विचारधारा विस्तारवादी की उस नीति को लेकर चलती है जिसमें विरोधियों को खत्म कर दिया जाए। बीजेपी की विचारधारा सत्ता के साथ एजेंसियों के उपयोग से हिंदू मुस्लिम करके देश के अंदर जहर और नफरत की खेती करती है ताकि वो सत्ता की मलाई चाटती रहे। बहरहाल महाराष्ट्र में इन दोनों ही दलों के नेताओं ने जिस अंदाज में बीजेपी को सामने ला करके नंगा किया, वो ये दर्शाता है कि बस आधिकारिक तौर पर ऐलान बाकी है और उसका अंतिम लक्ष्य शिवसेना को पूरी तरह समाप्त करना है। बीजेपी के लिए ऐसा मान चुके हैं। मूल पार्टी से अलग हुए नेता भी अब इस कड़वे सच को महसूस करने लगे कि सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है। अब तो सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बड़ा भाई ही छोटे भाई को खत्म करने पर आमादा हो तो ऐसे गठबंधन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वो कहते हैं कि अगर एकनाथ शिंदे पहल करें तो दोनों धड़ों को एक होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता और खास तौर पर अब्दुल सत्तार जैसा बड़ा नेता ये बात बिना पार्टी नेतृत्व की मर्जी या उसके सहयोग या फिर उसकी मंशा के नहीं कर सकता, और भी मौजूदा हालात में। दरअसल ये पूरा डर बीजेपी की उस रणनीति से पैदा हुआ दोस्तों, जिसके तहत वो पारंपरिक रूप से शिवसेना और एनसीपी के गढ़ रहे औरंगाबाद जैसे इलाकों में अपनी पैठ मजबूत कर रही है। शिवसेना के नेताओं को डर है कि अगर बीजेपी इसी तरह फैलती रही तो भविष्य में चुनाव में उनकी मोल भाव करने की क्षमता तो खत्म होगी, उनकी पार्टी सिकुड़ती जाएगी, जमीनी स्पेस जो है सब कुछ बीजेपी हथिया लेगी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच देखा अगर जाए कड़वाहट, व्यक्तिगत दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे से नजरें मिलाने तक से बचते हैं। यह भी एक कड़वी सच्चाई है। बार बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से पहले यह कहा जाता रहा कि शिंदे गद्दार, उनके लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा। मगर दोस्तों, राजनीति में कोई भी अस्थायी दुश्मन दोस्त नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं के पूरी होने और फायदे और नुकसान के गुणा गणित होते हैं। ऐसे में अब दोस्तों बड़ा रोमांचक होगा देखना, शिवसेना कभी अपनी मजबूती के अहंकार में टूटी थी, अब अपने अस्तित्व को बचाने की मजबूरी में फिर से एक होने जा रही है। तो फिर फैसला कब, उस फैसले का ऐलान कब, इस ऐलान को लेकर के अलग अलग तरह की अटकलें चल रही हैं। मगर इतना तो तय है, जैसा कि मैंने अपने शीर्षक में लिखा दोस्तों, कि 20 सांसदों के लिए भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर डोरे डाल रही, जो कि अभी टूटी नहीं है, मगर उसे 23 सांसदों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो कैसे? क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर मिलती हैं तो फिर जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 9 सांसद हैं और शिंदे की शिवसेना के पास 7 सांसद हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रहने वाली नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही हैं उसका एक सिरा आंध्र प्रदेश से भी जुड़ रहा है, जहां पर 16 सांसद हैं और वो 16 सांसद मोदी सरकार के सबसे मजबूत बैसाखी हैं। और दोस्तों, दरअसल संसद की लोकसभा में 272 तक पहुंचने की कवायद में शाह का ऑपरेशन लोटस बंगाल में जो कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उसका ये परिणाम है कि उसके सामने आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है? और अगर उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट मिलते हैं, एकनाथ शिंदे के 7 सांसद और फिर आंध्र प्रदेश वाली बैसाखी के 16 सांसद अगर वो आते हैं, जिसकी संभावना को खारिज नहीं किया जा रहा, तो फिर दोनों मिलाकर के 16 और 7 23 होते हैं और आपकी निगाह टीएमसी के महज 20 सांसदों पर है, जैसा कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने दावा किया। तो फिर दोस्तों, यही राजनीति का गेम है और यही राजनीति का खेल है। कभी तोड़ो, कभी जोड़ो, कभी खुद को तोड़ करके विरोधी को कमजोर करो, देखने में ऐसा लगे कि हम टूट गए, लेकिन दरअसल विरोधी को हम कमजोर कर रहे होते हैं। जैसा कि इस वक्त तमिलनाडु में अन्नामलाई को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व की एक चाल बताई जा रही है। हालांकि वहां पर क्या होगा, कैसे होगा, वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में बीजेपी की सहयोगी पार्टी का पहला विकेट, जो मजबूत विकेट है, उसके गिरने की बात तो सामने आ ही चुकी है। तो फिर इस फैसले का ऐलान कब? इंतजार कीजिए बहुत थोड़ा सा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।